नमस्कार। आज सोमवार 15 सितंबर 2025 है और आज हम भारतीय बिजनेस और फाइनेंस की दुनिया में जो भी हलचल हुई है उस पर एक गहरी नज़र डालेंगे। जी हाँ, हमारे पास कई स्रोतों से जानकारी है। बड़े सौदे हैं, बाजार के उतार चढ़ाव हैं और कुछ सरकारी या रेगुलेटरी बदलाव भी। बिल्कुल। तो हमारा मकसद यही है कि इन सब खबरों के बीच से सबसे अहम जानकारी और कुछ सोचने वाली बातें निकालें। हाँ, कोशिश करेंगे कि इस हफ्ते के जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बड़े ऑर्डर्स की बात करते हैं। मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर में तो काफी जबरदस्त हलचल रही है इस बार। हाँ बिल्कुल, जैसे रेलटेल को देखिए। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद से लगभग 2100 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर मिला है। अच्छा, और इसके चलते उनके शेयर्स भी बढ़े शायद। जी हाँ, करीब 6% उछले। और फिर एल&टी है, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन। हाँ, बुलेट ट्रेन वाला प्रोजेक्ट। उनको भी एक और बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये करीब 2500 करोड़ से 5000 करोड़ के बीच का है, मतलब बड़ा ऑर्डर। अरे वाह, ये तो बहुत ही बड़ी रकम है। हाँ, ये आंकड़े वाकई बड़े हैं और ये दिखाते हैं कि देश में खासकर रेलवे और टेलीकॉम जैसे क्षेत्रों में इंफ्रा पर कितना जोर दिया जा रहा है। सही। एल&टी तो अब बुलेट ट्रेन ट्रैक के मतलब आधे से ज्यादा काम के लिए जिम्मेदार हो गया है। अच्छा। लेकिन एक दिलचस्प बात भी है, यही एल&टी वो हैदराबाद मेट्रो प्रोजेक्ट से शायद निकलने का सोच रही है। ओह, ऐसा क्यों? क्योंकि वहां उन्हें घाटा हो रहा है, ऐसा सुनने में आया है। तो ये दिखाता है कि मतलब बड़े प्रोजेक्ट्स में मौके तो हैं, पर चुनौतियां भी कम नहीं हैं। हाँ, ये तो है। और इसी तरह एसटीएल नेटवर्क्स को भी पावर ग्रिड से करीब 359 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला। उनके शेयर भी 5% ऊपर सर्किट पर पहुंचे। और इंजीनियर्स इंडिया को भी एक अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर मिला है, करीब 618 करोड़ रुपए का। तो मतलब इंफ्रा और इंजीनियरिंग कंपनियों के लिए अच्छा समय लग रहा है। हाँ, ऑर्डर बुक तो मजबूत दिख रही है। अच्छा, तो ये तो हुई बड़े प्रोजेक्ट्स की बात। अब जरा वित्तीय जगत, फाइनेंशियल वर्ल्ड में देखें, वहां भी काफी कुछ हुआ है, जैसे मुथूट फाइनेंस। हाँ, मुथूट फाइनेंस ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार से $600 मिलियन जुटाए हैं बॉन्ड के जरिए। 600 मिलियन। तो ये क्या दिखाता है कि बाहर के निवेशकों का भरोसा है अभी भी भारतीय एनबीएफसीज पर? बिल्कुल, ये साफ तौर पर यही संकेत देता है, अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों का विश्वास बना हुआ है। और हाउसिंग फाइनेंस में भी कुछ चल रहा है। जी हाँ, स्काईब्रिज वेंचर्स ने इंडिया होम लोन लिमिटेड में करीब 24.5% हिस्सेदारी खरीदी है। तो वहां भी कंसोलिडेशन या निवेश दिख रहा है। और येस बैंक का मामला, वो अभी भी चल रहा है। हाँ, येस बैंक की जो बची हुई हिस्सेदारी है वो जापान के एसएमबीसी को बेची जा रही है। इससे एसबीआई जैसे जो बैंक पहले इसमें शामिल थे उन्हें टैक्स फ्री मुनाफा हो सकता है। तो पुरानी समस्याओं को कह सकते निपटाया जा रहा है। अच्छा, और ब्याज दरों के बारे में कुछ खबर लोन लेने वालों के लिए? हाँ है, बीओबी यानी बैंक ऑफ बड़ौदा और आईओबी इंडियन ओवरसीज बैंक, इन्होंने अपनी एमसीएलआर दरें घटाई हैं। एमसीएलआर यानी वो बेस रेट जिससे कम पर लोन नहीं दे सकते। बिल्कुल, तो इससे शायद लोन थोड़े सस्ते हो सकते हैं। हालांकि एसबीआई ने अपनी दरें वैसी ही रखी हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं किया। और कॉर्पोरेट साइड पर एक तरफ महाराष्ट्र स्कूटर्स बड़ा डिविडेंड दे रही है। हाँ, 160 रुपए प्रति शेयर का अंतरिम लाभांश शेयरधारकों के लिए अच्छी खबर है। लेकिन दूसरी तरफ स्पाइस जेट में सैलरी देर से मिलने की खबरें, ये कैसा तालमेल है? हाँ, ये वही क्लासिक दुविधा है। शेयरधारक रिटर्न बनाम कर्मचारी हित, एक तरफ लाभांश है, दूसरी तरफ वेतन में देरी की चिंता। ये संतुलन बनाना हमेशा मुश्किल होता है। सही कहा। चलिए अब जरा बाजार के रुझानों पर नजर डालते हैं। आईटी स्टॉक्स जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, इनमें दबाव दिखा, जबकि इन्फोसिस का तो बायबैक भी आया है। हाँ, बायबैक के बावजूद दबाव रहा। लगता है निवेशक अमेरिका के फेडरल रिजर्व के संकेतों का इंतजार कर रहे हैं कि ब्याज दरें बढ़ेंगी या नहीं। तो मतलब ग्लोबल फैक्टर्स का असर है। बिल्कुल, वैश्विक संकेत, खासकर अमरीकी फेड के फैसले भारतीय बाजार पर असर डालते हैं। दूसरी तरफ एक और दिलचस्प ट्रेंड है, डेटा सेंटर्स। हाँ, सुना है वो स्टॉक्स काफी चढ़े हैं टैक्स छूट की उम्मीद में। जी हाँ, अनंतराज जैसे स्टॉक्स में तेजी आई, लेकिन यहाँ अनुभवी निवेशक शंकर शर्मा ने थोड़ी सावधानी बरतने को कहा है। उन्होंने इसे होप ट्रेड कहा है। होप ट्रेड मतलब सिर्फ उम्मीद पर आधारित तेजी। हाँ, कि अभी शायद बुनियादी बातें उतनी मजबूत न हों जितनी उम्मीद लगाई जा रही है, तो संभल कर रहने की सलाह है। अच्छा, और ऑटो सेक्टर, वहां क्या चल रहा है? जीएसटी दरों में बदलाव की बातें हो रही हैं शायद। बिल्कुल, और उसी उम्मीद के चलते मिला जुला असर दिखाएं। पैसेंजर व्हीकल बिक्री थोड़ी घटी, लेकिन टू व्हीलर बिक्री बढ़ी। तो नीतिगत बदलावों की आहट भी बाजार को हिला देती है।
और कंपनियां भी बदल रही हैं। आईटीसी अब क्विक कॉमर्स में आ रहा है। हाँ, ताज़े पैक्ड फूड्स के साथ। और बायोकॉन, वो डायबिटीज की जो बहुत मशहूर दवा है ओजेम्पिक, हाँ, सुना है। उसका जेनेरिक संस्करण लाने की तैयारी में है। तो कंपनियां बाजार की बदलती मांग को समझ रही हैं। विश्लेषकों की राय भी मायने रखती होगी इसमें। बहुत, जैसे एचएसबीसी ने ऑटो सेक्टर के लिए अपने लक्ष्य बढ़ाए हैं, और नुवामा का मानना है कि अगर सेबी डेरिवेटिव नियमों में बदलाव करता है तो उसका असर बीएसई की कमाई पर पड़ सकता है। डेरिवेटिव की बात आई तो रेगुलेशन और गवर्नेंस, इस मोर्चे पर क्या है? इन्फो एज में कुछ जांच चल रही है। हाँ, उनकी जो 99 एकड़ वाली इकाई है, उसमें विसल ब्लोअर शिकायत आई है, जिसकी वो जांच कर रहे हैं। और केआरबीएल में भी कुछ ऐसा ही है। जी, वहां एक निदेशक के इस्तीफे के बाद कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जुड़ी चिंताओं की समीक्षा के लिए एक बाहरी फर्म को नियुक्त किया गया है। ये दोनों मामले दिखाते हैं कि मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर फोकस बढ़ रहा है। ये तो अच्छी बात है निवेशकों के लिए। बिल्कुल। और साथ ही सेबी इंडेक्स डेरिवेटिव्स के कॉन्ट्रैक्ट की अवधि यानी टेन्योर बदलने पर विचार कर रहा है। इसका भी एक्सचेंजों पर जैसे बीएसई पर बड़ा असर हो सकता है। तो ये सारे कदम निवेशकों का भरोसा बनाए रखने के लिए जरूरी हैं। निश्चित रूप से। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें, इस हफ्ते बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, फाइनेंशियल मार्केट में उठापटक, बदलते बाजार के ट्रेंड्स और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर बढ़ता ध्यान, ये सब मुख्य बातें रहीं। काफी कुछ एक साथ हुआ है। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल भी उठता है सोचने के लिए। क्या? एक तरफ हम देख रहे हैं कि बुलेट ट्रेन और डेटा सेंटर जैसे भविष्य के प्रोजेक्ट्स में अरबों रुपए का निवेश हो रहा है, जबरदस्त ग्रोथ की उम्मीद है। हाँ। वहीं दूसरी तरफ कुछ कंपनियों में वित्तीय तनाव दिख रहा है, वेतन में देरी जैसी बातें आ रही हैं, और रेगुलेटरी बदलाव की भी संभावना है। तो ये जो विरोधाभासी ताकतें हैं, एक तरफ तेज विकास की चाहत, दूसरी तरफ अंदरूनी चुनौतियां और बाहरी नियम, ये आने वाले समय में भारत की आर्थिक कहानी को कैसे, क्या कहते हैं, दिशा देंगी। ये सोचने वाली बात है। क्या इन अलग अलग दिखने वाली घटनाओं में, जैसे एलएनटी का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, एक हाउसिंग फाइनेंस डील और डेरिवेटिव नियमों पर सेबी का पुनर्विचार, क्या इनके बीच कोई गहरा पैटर्न छुपा है जो हमें भविष्य का कोई संकेत दे रहा हो?